स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज हमारी करंट अफेयर क्लास 9 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। रुद्रम 1 एक डीआरडीओ ने मिसाइल सिस्टम डेवलप की है। ये किस तरह की मिसाइल सिस्टम है, इसके पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आपने उरी मूवी देखी है, ठीक है, उरी मूवी देखी है, तब वो जो हमारा हेलीकॉप्टर जाता है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उन्हें कहा जाता है कि आपको ये जो भी ऑपरेशन है वो अबॉर्ट करना है, तो वो हेलीकॉप्टर पीछे आ जाता है। क्यों पीछे आ जाता है? क्योंकि उस हेलीकॉप्टर के जो सिग्नल्स है पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने पकड़ लिए होते हैं, और फिर जब सिग्नल्स मिल जाते हैं रडार सिस्टम को, तो रडार सिस्टम से हम जान पाते हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है, क्या वो ऑब्जेक्ट हमारे इंडिया का है या फिर हमारे देश का है। कोई भी XYZ अगर रडार सिस्टम में आ जाता है तो अगर वो नहीं होगा तो क्या करेंगे कोई भी, हम भी क्या करेंगे कि उस पर हमला कर देंगे, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा देश हो तो हमला कर देगा। तो सेम इसी तरह से इस तरह का सिग्नल, ठीक है, अगर हमने आगे जाकर कुछ ऐसा कर दिया या फिर कुछ ऐसे इस तरह से वॉर हो गई, ठीक है, आगे जाकर हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ, तो उन लोगों को हमारे एयरक्राफ्ट का बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। यही है रुद्रम 1, ठीक है। अगर सिग्नल नहीं मिलता तो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वहां पहुंच जाता। अगर आपने उरी मूवी देखी होगी तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो कभी कभी मूवीज देख लिया करो, ठीक है। तो ये जो है डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और इसका टेस्ट फायर कहाँ हुआ था ये पूछेगा तो उड़ीसा के बालासोर कोस्ट जो है, एक्चुअली वहां पर हुआ था, आइलैंड पर बालासोर करके, और सुकोई 30 से इसका टेस्ट फायर हुआ है, ठीक है। तो किस लिए बनाया गया है? रेडिएशन मिसाइल सिस्टम, जो भी रेडिएशन आते हैं उन्हें कट डाउन करने के लिए, ठीक है, याद रखिए ये। मिशन शक्ति क्या है? जो हमारे स्पेस में, ठीक है, जो हमारे स्पेस में मिसाइल्स होते हैं या फिर कहे सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। सपोज कोई स्पेस से ही हमारे ऊपर मिसाइल डालना चाहता है, ठीक है, पूरी की पूरी जमीन को ही तबाह करना चाहता है, तो वो मिसाइल वहां स्पेस में ही खत्म करने की जो है ये मिशन शक्ति A-STAT बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना आप, मिशन शक्ति 100% इस बार पूछेगा, और कहाँ बनता है या फिर कहाँ ये जो है मिसाइल डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो लोअर ऑर्बिट में। ये याद रखना, लोअर ऑर्बिट क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। इंडिया म्यांमार पोर्ट डेवलप हुआ है, जो कालादान प्रोजेक्ट के अंडर आता है। देखो कालादान प्रोजेक्ट क्या है एक्चुअली, इंडिया जो है कालादान प्रोजेक्ट के तहत हमारे जो म्यांमार है, हमारा पड़ोसी मुल्क, उसके साथ सी रूट, ठीक है, समुद्र के अंदर भी रूट बना रहा है, सागर के अंदर भी रूट बना रहा है, और उसी के साथ साथ जो है रोड और रिवर रूट भी बना रहा है, ठीक है। ये याद रखना, कालादान प्रोजेक्ट के अंडर। कालादान अगर प्रोजेक्ट का भी पूछा गया तो वो किसके साथ है? हमारा म्यांमार के साथ है, ये याद रखना। तो वहां पे जो है म्यांमार में एक पोर्ट का नाम है, एक बंदरगाह का नाम है सितवे पोर्ट। तो वो उस बंदरगाह को कालादान प्रोजेक्ट के अंडर हम ही डेवलप कर रहे हैं, इंडिया वाले डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन सरकार उसके लिए पैसा देगी, तो इतना याद रखना, ठीक है। सितवे पोर्ट कहाँ है पूछा तो म्यांमार में है। रेज 2020, अब रेज 2020 एक वर्चुअल समिट हुई थी, ठीक है, वर्चुअल समिट हुई थी। इसमें बताया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि 5 सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करने का नीति आयोग ने जारी किया है। तो कौन से 5 सेक्टर है वो? जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, और बैंडी होक करके एक रोबोट है जो सीवेज क्लीनिंग करेगा, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक रोबोट, मैंने ये भी बताया था आपको। और क्या था, हेल्थ केयर वगैरह, और एक सेक्टर था आई थिंक अर्बन, कुछ तो ऐसा सेक्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप प्लीज वो नोटेड डाउन कर लेना, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियोस देखा होगा उसको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। तो ये जो रेज 2020 है, अब रेज में ही आपको पता चल रहा है AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या है? रिस्पॉन्सिबल AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। क्या? रेज 2020 का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ठीक है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने। तो 100% क्वेश्चन बनेगा। नीति आयोग का हेड कौन होता है आपको पता है क्या? प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के हेड होते हैं। CSI का जो होता है NDA वगैरह, तो प्राइम मिनिस्टर जी 15 ऐसे ऑफिसेस है जिसके हेड होते हैं, और वो 15 ऑफिसेस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके लिस्ट आप बना लो और उसे याद कर लो, क्वेश्चन बनता है 1 मार्क के लिए।
नेक्स्ट अमृत, अमृत एक एक्चुअली एक स्कीम है, ठीक है, ये स्कीम है अर्बन, अर्बन मतलब जो सिटीज वगैरह होते हैं वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह सही से होना चाहिए, तो यही है वो अमृत। तो अमृत का फुल फॉर्म पूछेगा आपको, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे सिटीज है उनका ही ट्रांसफॉर्मेशन करना, स्मार्ट सिटीज में डेवलप करना, वहाँ के रोड वगैरह, वहाँ का जो एक्चुअली कनेक्शंस है या फिर कहे तो वाटर कनेक्शन वगैरह, वो सब कुछ सही करना, ट्रांसफॉर्म करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करना, ये है अमृत मिशन के तहत, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है, ठीक है, ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये इंडिया और फ्रांस ने मिलके ना एक जॉइंटली एक मिसाइल कह सकते हो या फिर कहते हो स्पेस सिस्टम लॉन्च किया है। इससे क्या होगा ना बच्चों, जो हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है, हमारा जो इंडियन ओशन, इंडियन महासागर है, भारतीय महासागर या फिर कहे तो हिंद महासागर जिसे हम पढ़ते थे, तो हिंद महासागर में अगर ऑयल स्पिल हुआ, ऑयल स्पिल का क्या मतलब है, बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े शिप्स जो है ऑयल लेकर जाते हैं, यहाँ से वहाँ ऑयल पहुँचता रहता है, ऐसा नहीं कि ऑयल हमारे यहाँ बनता है, हम अरब कंट्री से मंगाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई ऑयल आ रहा है हमारे यहाँ से, हमारे हिंद सागर से किसी और जगह जा रहा है, तो जाते जाते अगर उसमें लीकेज हो गया ना बच्चों, तो लीकेज के वजह से वहाँ के जो समुद्र के नीचे की जो भी जीवन है, शायद वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ हो, छोटी छोटी मछलियाँ हो, या फिर वहाँ पे ट्रीज होते हैं, फोटोप्लैंक्टन्स कहते हैं जिसे, फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं जिसे, तो वो जो है अब कुछ इस तरह से समझ लीजिए, आपको अगर मैंने पूरा कैरी बैग से ऐसे रैप अप कर दिया, फिर कपड़े में ही डाल दिया सपोज, तो आप सांस ले पाओगे क्या, आपका दम घुटने लगेगा। उसी तरह से जब ऑयल की एक पूरी परत जो है पानी की ऊपरी लहर पर आ जाती है या फिर कहे तो ऊपरी लेयर पर आ जाती है, तब नीचे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका दम घुटने लगता है वो, और फिर वो मर जाते हैं और वहाँ का पानी सड़ने लगता है और वो डेड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ें ना हो, इसीलिए इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर एक सिस्टम, स्पेस सिस्टम डेवलप किया है, और दुनिया का पहला ऐसा स्पेस सिस्टम है जो कि शिपिंग, जो भी जितने भी शिपिंग होंगे, शिप्स जितने भी जहाज ये लेकर जाएंगे ऑयल वगैरह, उसका कंटिन्यूअस ट्रैक करेगा, ठीक है। तो आपको बस 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक कि इंडिया के साथ साथ ये कौन है, जो कौन सा देश है जो ये बना रहा है, दूसरा अगर ऐसा कुछ सिस्टम बन रहा है तो वो किस महासागर के लिए बन रहा है, तो वो इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देखिए अब प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, प्रोजेक्ट टाइगर जो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, अनाउंस किया था, उसी के वो जो सक्सेसफुल हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, तो वो सक्सेसफुल हुआ, उसी के जो है उसी का रिप्लिका, मतलब उसी की कॉपी करते हुए मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया था उन्होंने। तो उसका जो है एक्चुअली मोटो कैसा है, देखिए ये तो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक कि हाल फिलहाल इंडिया में कितने टाइगर मौजूद हैं, आपको पता है क्या? आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता होगा, फिर भी अगर नहीं देखे तो याद रख लो 2967, ठीक है, 2967 टाइगर हाल फिलहाल मौजूद है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका का नंबर आता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो देखिए ये इंडेंजर्ड है, मतलब ये जो है इनकी प्रजाति खतरे में है, ठीक है। तो ये प्रजाति बचाने के लिए प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और ये फोकस करेंगे, डॉल्फिन जो है वो समुद्र की भी और जितने भी रिवर्स है वो सारे के सारे डॉल्फिन्स पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 ऐसे बन सकते कि क्या डॉल्फिन सिर्फ गंगा की डॉल्फिन पे ही फोकस किया जाएगा या फिर समुद्र के डॉल्फिन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना समुद्र और रिवर के सारे डॉल्फिन्स का जो है इस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेघालय के न्यू गवर्नर बने हैं, ठीक है। गवर्नर जो है स्टेट, एक तो स्टेट की कैपिटल पूछता है या फिर स्टेट के नए गवर्नर अगर कोई बनेंगे तो 100% क्वेश्चन बनता है। तो एक पूरी लिस्ट बना लीजिए, जितने भी हमारे स्टेट है उसकी कैपिटल याद कर लीजिए, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनकी भी एक लिस्ट बना लीजिए और कैपिटल याद कर लीजिए, और उनके जो है आपको
गवर्नर याद करने ही है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नर याद करने। तो मेघालय के गवर्नर बने हैं हाल फिलहाल सत्यपाल मलिक जी। सत्यपाल मलिक जी है ना, इधर उधर घूमते रहते, पहले जम्मू कश्मीर के थे, आप मेघालय के, फिर थोड़े दिन में किधर इधर हो जाएंगे, मतलब लाइक गवर्नर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये प्लीज, ये अगर क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि ये अपडेटेड क्वेश्चन है तो आ जाएगा, ठीक है। तो सत्यपाल मलिक जी मेघालय के गवर्नर बने हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या चीज है, आप अगर कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए होंगे, ठीक है, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह भी निकालना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही मांगते हैं वो लोग। तो अगर इस तरह के कहीं आप हॉस्पिटल में गए तो आपने देखा होगा इतनी बड़ी लाइन होती है, फिर वो एक ही इंसान होता है पूरा सिस्टम में जो आराम से काम चलता है, बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स होती है। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर, ठीक है, इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, और जो भी क्या कहते हैं पेशेंट आए उसका एक डेटा एक सिंपल एक कार्ड में हो, जैसे आधार कार्ड में आपका पूरा का पूरा डेटा होता है, जैसे स्कैन करते हो तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, उसी तरह से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक कार्ड बनाया जाएगा, डिजिटल कार्ड। उसमें जो है उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को सब पहले क्या बीमारी थी, या फिर पहले किस डॉक्टर ने उसे चेकअप किया, अब किस डॉक्टर के पास जाना है, पहले कितनी फीस ली गई वगैरह वगैरह, सिर्फ एक डिजिटल कार्ड के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये क्या करेगा कि एक तो इफिशिएंसी बढ़ा देगा, इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा, और जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब अकाउंटेबल रहेंगे डॉक्टर्स की, सच में इसे चेक किया है नहीं, सच में इसे कुछ दवाई दी या नहीं, सब कुछ इस तरह से, ठीक है। याद रखना है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट, इजराइल और यूएई, ठीक है। तो देखिए इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों के साथ खुशी खुशी रह ही नहीं सकता। मतलब मुझे पहले लगता था कि हमारे साथ पाकिस्तान खुशी खुशी नहीं रह सकता, या फिर मुझे ऐसा लगता था सिर्फ हमारा और पाकिस्तान का ही झगड़ा है, दुनिया में कोई और झगड़ता ही नहीं। लेकिन जब मैंने इजराइल की हिस्ट्री पढ़ी तो इजराइल बेचारा ऐसा देश है कि पूरे के पूरे जितने भी आजू बाजू जितने भी इसके देश है ना, सबको झगड़ कर बैठा है। मतलब लाइक इतना पागल देश है ये, बोलना नहीं चाहिए लेकिन खतरनाक देश तो बहुत खतरनाक देश है। हाँ, इसकी मिलिट्री तो इतनी खतरनाक है। तो देखिए, तो इजराइल और यूनाइटेड जो है अमीरात यूएई, इन दोनों में जो है एक्चुअली फ्रेंडशिप करा दी है एक तरह से। किसने करा दी है, तो यूएसए ने करा दी है। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मध्यस्थी किसने कराई है, तो यूएसए ने कराई है, डोनाल्ड ट्रम्प ने। इन्होंने रिसेंटली साइन की ही पीस एग्रीमेंट साइन किया है एक दूसरे के साथ। तो इसका क्या पूछेगा, इसका क्वेश्चन बस इतना ही पूछेगा कि जो है किस वेस्ट बैंक, एक्चुअली यूएई का जो वेस्ट बैंक है ना, वेस्ट साइड, वो जो है इजराइल हथियाना चाहता था। तो अब वो क्या करेगा कि वो वहाँ पे पीस की संधि हो चुकी है, उनकी संधि हो चुकी है, अब वो हट गया है वहाँ से। तो दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किन दो देशों में इस तरह की सुलह हुई है और किस देश ने करवाई है। तो इजराइल, यूएई, या और किसने करवाई है, यूएसए, ठीक है, याद रखना। तो यूएई जो है वो 3 नंबर का देश बन चुका है जिसने इजराइल के साथ पीस जो है पीस वाला एग्रीमेंट कर रखा है। इसके पहले जॉर्डन ने भी कर रखा था इस तरह से, ठीक है। मैंने बताया ना कि बहुत ही झगड़ालू किस्म का है ये, एक्चुअली बहुत ही डेवलप भी कंट्री है इजराइल, ठीक है। इंडिया जो है $500 मिलियन प्रोवाइड करने वाला है मालदीव्स को। एक्चुअली मालदीव्स की जो राजधानी है माले, ठीक है, याद रखना, ये जो माले लिखा है ये उसकी राजधानी है, कैपिटल है मालदीव्स की। यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है या फिर रोड की कनेक्टिविटी, रोड्स बहुत ही अच्छे लेवल पर बनाने जाने वाले हैं। तो ये जो है इंडिया इसको पैसे देगा। अब आप सोचोगे इंडिया जैसा कंट्री जिसके पास जो है, एक्चुअली हमारे पास बहुत पैसा, ऐसा नहीं पैसा नहीं है, टैक्स पेयर बहुत पैसा पे करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों पैसा दे रहे हैं, हमारे यहाँ लगाना चाहिए इतना पैसा, ऐसा सोचते होगे आप, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, अगर हमने पैसे नहीं दिए ऐसे छोटे छोटे देशों को तो चाइना दे देगा। चाइना पैसे देने के बाद क्या करेगा, चाइना वहां पर वर्चस्व करने लग जाएगा। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा करके जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उस पर अब 99 ईयर्स के लिए चाइना का हक है। वो क्या करता है ना, चाइना क्या करता है, पहले पैसे दे देता है, बहुत पैसे दे देता है। जैसे पाकिस्तान को भी बहुत पैसे दिए उसने, और पैसे देने के बाद क्या करता है, एक तरह से उसको, उस कंट्री को इतना ज्यादा पैसे दे देता है कि वो बेचारी कंट्री पैसे वापस लौटाने के कंडीशन में ही नहीं रहती। फिर वहां पर जाकर वो जो है अपनी सत्ता करने लगता है, और इस तरह से वो इंडिया पर एक तरह से नजर रखे रहता है। अब श्रीलंका हमारे कितने पास है, अब वो इतने
पास आकर बैठ गया, फिर मालदीव में भी आकर बैठ गया, हर जगह अगर वही आकर बैठ गया तो हम एक तरह से उसके जाल में नहीं फंस जाएंगे क्या? इसीलिए जो है हमें छोटे छोटे देशों को पैसे देना पड़ता है। तो याद रखना, इंडिया ने $500 मिलियन, ठीक है, $500 मिलियन मालदीव को दे रखे हैं हाल फिलहाल, वो भी उसके माले कंट्री जो कैपिटल है उसकी, वहां पर रोड कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो याद रखना ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लिबनान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो अभी अभी हाल फिलहाल जिन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया है, तो हसन दियाब करके नाम है उनका। तो क्वेश्चन पूछेगा ये, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि लिबनान में जो लिबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत, ठीक है। या फिर यूं बताएगा कि बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट किस वजह से हुआ था? तो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, एक तो केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आएगा कि अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो NH4NO3। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि लिबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। या फिर तीसरा क्वेश्चन यूं आएगा कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया? तो वो है हसन दियाब, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट थिंग जो है, बेरूत में ब्लास्ट हुआ था, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि ऐसा एक्सप्लोजिव बताइए, ठीक है, ऐसा एक्सप्लोजिव बताइए जो फर्टिलाइजर का भी काम करता है, या फिर ऐसा फर्टिलाइजर बताइए जो एक्सप्लोजिव का भी काम करता है। तो वो दोनों का भी आंसर सिर्फ एक है, अमोनियम नाइट्रेट। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, नासा का डॉन प्रोजेक्ट है, ठीक है, नासा का डॉन प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं आप, डॉन प्रोजेक्ट है एक्चुअली, ये डॉन स्पेस क्राफ्ट है। डॉन का मतलब होता है DAWN, ठीक है, यहाँ का डॉन, ये डॉन का मतलब होता है सुबह की पहली किरण, ठीक है, सुबह की पहली किरण। तो इसमें जो है एक्चुअली आपने अगर प्लैनेट पढ़ रखा होगा तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं, मलबा है, बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो उस बेल्ट में भी छोटे छोटे जो है, जो मलबा है उसमें ना डॉर्फ प्लैनेट है। डॉर्फ प्लैनेट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं, जैसे सीरीज जो प्लूटो पहले क्या हम पढ़ते थे, प्लूटो एक प्लैनेट है, लेकिन अब क्या है, वो डॉर्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह कहते हैं उसे, ठीक है। तो सीरीज एक बौना ग्रह है जहां पर खारा पानी पाया गया है। खारा पानी पाने के बाद इसका मतलब क्या है कि वहां पर जिंदगी हो सकती है, क्योंकि जो है धरती पर समुंदर है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, तो हो सकता है कि सीरीज पे भी लोग हो सकते हैं। मेक सीरीज, बहुत सारे ऐसे डॉर्फ प्लैनेट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है डॉर्फ प्लैनेट से भी, तो डॉर्फ प्लैनेट भी याद कर लेना। ओके, तो नासा का डॉन या फिर डॉन स्पेसक्राफ्ट किससे रिलेटेड है? तो वो एक डॉर्फ प्लैनेट सीरीज से रिलेटेड है। इन्होंने जो है ओशन वर्ल्ड या फिर कहे तो खारा पानी ढूंढ निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉरिशस ने जो है, एक्चुअली मैंने बताया था कि रशिया ने भी डिक्लेयर कर दी थी इमरजेंसी बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल्स के कारण, ठीक है। ऑयल स्पिल क्या है मैंने बताया पहले ही। तो मॉरिशस ने भी डिक्लेयर कर दी थी इन्वायरमेंटल इमरजेंसी आफ्टर ऑयल स्पिल बाय जापानीज शिप्स, ठीक है। मॉरिशस का शिप नहीं था ये, मॉरिशस का जहाज नहीं था, जापान का जहाज था, वो ऑयल लेकर जा रहा था, और मॉरिशस के जो पास में समुंदर है वहां पर ये ऑयल स्पिल हो चुका था, इसीलिए इन्होंने जो है इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ठीक है, याद रखना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अभी मैंने बताया था कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर याद कर लो। तो पहले कौन थे? JC मुर्मू जी। अब JC मुर्मू जी क्या बन गए? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल बन गए। तो अब वहां उनकी जगह कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, फिर कारभार कैसे चलेगा? तो मनोज सिन्हा जी बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, मनोज सिन्हा जी, याद रखना। स्वामित्व स्कीम बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बताया गया इसका हाल फिलहाल। तो ये स्वामित्व स्कीम एक्चुअली है क्या? देखिए, कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है, एक तरह का कार्ड दिया जाएगा, स्वामित्व कार्ड कर अगर आपके पास कुछ जमीन है, कुछ मतलब जमीन है या फिर जायदाद है आपकी, तो उस कार्ड में आपको उसका पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। अगर किसी ने लूट रखी है आपकी जमीन, तो वो जो जमीन सच में अगर आपके नाम पे होगी तो वो जमीन आपको मिल जाएगी, दैट्स इट। इतना एज सच कुछ नहीं है, दिमाग पर मत लीजिए इतना, जितना इसको बढ़ चढ़ कर बताया गया है उतना बढ़ चढ़ कर होगा या नहीं ये कंप्लीट पता नहीं, ठीक है। तो बस किसी बहुत सारी स्कीम्स निकलती, तो ये भी स्कीम निकल गई, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो स्वामित्व जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है अंडर पंचायती राज मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन आएंगे कि कब से कब तक इसका टाइम दिया गया है। तो 2024 तक का इसका टाइम दिया गया है, ठीक है। 2020 से लेके 2024 4 साल के लिए स्कीम है ये, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसमें जो है 6,62,000 विलेजेस जो है कंट्री के,
वो सारे के सारे कवर अप होंगे, ठीक है, विलेजेस में होगा ये, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट थिंग, जल जीवन मिशन। तो इसका एक क्वेश्चन आया था जल जीवन मिशन का सीजीएल में कि इसकी लिमिट क्या रखी गई या फिर क्या तो ईयर क्या रखा गया। तो 2024 तक का इसका टाइम लिमिट रखा गया है। इसमें एक्चुअली क्या है ना, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उस स्टेट्स में हर घर पर, ठीक है, हर घर में जो है टैप वाटर, नल का जो म्यूनसिपैलिटी का वाटर आता है ना, वो वाटर पहुंच जाना चाहिए। इतना बस ये जल जीवन के मिशन के तहत है। तो इसमें जो है इस स्कीम के तहत या फिर कहे इस मिशन के तहत गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने ये टारगेट अचीव कर लिया। अब गोवा ने क्यों अचीव कर लिया, क्योंकि गोवा देखो बहुत छोटा राज्य है, ठीक है, अगर आप उसका एरिया देखेंगे तो बहुत छोटा एरिया है, इसीलिए इसने बहुत जल्दी कवर अप कर लिया। इसके बाद मुझे लगता है सिक्किम का नंबर आएगा, सिक्किम भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। तो कि जल जीवन मिशन तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है ये, ठीक है, हर घर जल, हर घर जल के तहत ये अक्रॉस इंडिया प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, एम्स टू प्रोवाइड पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, इतना है बस याद रखना। तो इसकी लिमिट क्या गई, 2024 रखी गई है। नेक्स्ट, नामीबियन चीता, ठीक है, नामीबिया से चीता लाया गया है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि चीता जो है कहाँ से लाया गया है, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया है। तो दो ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की ये दोनों भी, और नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में अगर आपको फर्क नहीं पता है, डिफरेंस नहीं पता है, तो मैं बताती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये जो सबसे बड़ा सर्कल दिख रहा है ये है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये है नेशनल पार्क और ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो सबसे छोटा होता है एरिया में, ठीक है, वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा बड़ा। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्चुअली होता है क्या है बच्चों कि जो इंसान है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मतलब लाइक जो बी कीपिंग, जैसे शहद बनाने का काम वगैरह, या फिर वहाँ की लकड़ियाँ भी तोड़कर हम लेकर आ सकते हैं हाउस होल्ड वगैरह के लिए जो विलेज में चलता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री हो सकती है। नेशनल पार्क में ऐसी कुछ जगहें होती है जहाँ पर जो है ह्यूमन बीइंग या फिर कहे तो हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो आम लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ प्रजातियां ऐसी होती है वाइल्ड लाइफ की, कुछ कुछ जानवर इस तरह से होते हैं, जंगली जानवर, कि वो लोग हमारा इन्वॉल्वमेंट सहन नहीं कर सकते, तो इसीलिए उस जगह नेशनल पार्क में हमें अलाउ नहीं करते। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक बहुत ही सेफ जगह होती है, वहाँ पर तो ऐसा हमें अलाउ नहीं करते, और ये सबसे बड़ा एरिया होता है। मतलब नेशनल पार्क पहले तो सबसे कम एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होता है, उसके बाद नेशनल पार्क थोड़ा बड़ा होता है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है अगर पूछा जाए तो वो है अर्थ, धरती। मैंने एनवायरनमेंट के क्लास में पढ़ा है आपको, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। और इंडिया और नेपाल के बीच में एक रेलवे लाइन बनने जा रही है। तो क्वेश्चन बस इतना पूछेगा कि इंडिया के किस शहर से नेपाल के किस शहर को जोड़ रही है वो रेलवे लाइन। तो प्रपोज है, अभी तक बनी नहीं है, प्रपोज की गई है। तो रक्सौल से काठमांडू तक, ठीक है, रक्सौल से लेकर काठमांडू तक, ये याद रखना। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।